तो दोस्तों यहाँ पे मैंने उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे इस पीडीएफ में आप लोग देख सकते हो। उन सभी प्रश्नों को मैंने रखा है जो आपके एग्जाम में आ सकते थे, ठीक है, और मतलब आए थे पिछले वर्ष जो एग्जाम में आए थे, इसलिए उसके अथवा को भी मैंने इस वीडियो में करवाया है। तो आइए दोस्तों बारी बारी से अपन इन सभी प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे सबसे पहला प्रश्न है काव्य हेतु किसे कहते हैं, और ये प्रश्न मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, ये दीर्घ उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आइए दोस्तों काव्य हेतु को अपन समझते हैं। काव्य हेतु से अभिप्राय उस मूल प्रेरणा या उद्देश्य से है जिसके कारण कवि काव्य की रचना करता है। अपन ये नहीं करते, हेतु का मतलब होता है उद्देश्य, ठीक है। यहाँ पे हेतु शब्द का जो अर्थ है वो क्या है, उद्देश्य है। मतलब तुम किसी उद्देश्य के साथ ही तो कोई काव्य लिखोगे, कोई लेखक रहेगा उसका कोई उद्देश्य रहेगा तभी तो वो काव्य लिखेगा, अन्यथा ऐसे ही कुछ लिख दे। तो इसीलिए कवि काव्य की रचना करता है। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य का प्रधान उद्देश्य रस की निष्पत्ति होता है। और ये आपने यदि आपको टीचर लोगों ने पढ़ाया होगा तो उन्होंने पहले ही बताया था कि रसात्मक वाक्य, जो रसयुक्त वाक्य होता है वह काव्य होता है, ठीक है। ये काव्य का पहला गुण है कि रस तो उसमें होना ही चाहिए। कवि अपने हृदय में उत्पन्न भावों, अनुभूतियों, सामाजिक यथार्थ, जीवन संघर्ष अथवा सौंदर्य बोध को अभिव्यक्त करने के लिए काव्य की रचना करता है। मतलब अभिव्यक्त जानते हो, उसे बताने के लिए, ठीक है, व्यक्त करने के लिए काव्य की रचना करता है। यही प्रेरणा काव्य हेतु कहलाती है और इसी प्रेरणा को काव्य हेतु नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे काव्य हेतु की एक छोटी सी परिभाषा है, ये समाप्त होती है। अभी काव्य हेतु के बारे में कुछ और तथ्य भी हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु को केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं माना गया था, बल्कि उसे लोक मंगल, आत्म अनुभूति, भावात्मक शुद्धि और सौंदर्य बोध से जोड़ा गया है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कहा है, नाट्य शास्त्र भरत मुनि का एक ग्रंथ है, ठीक है, उनकी एक रचना है। उसमें उन्होंने कहा है काव्य और नाट्य का उद्देश्य मनुष्य को रसानुभूति मतलब रस की अनुभूति के माध्यम से मानसिक यानी कि मन की शांति और आनंद प्रदान कराना या करना होता है। इस प्रकार काव्य हेतु वह आधार है जो काव्य की विषय वस्तु, भाषा, रस, शैली और संरचना को दिशा प्रदान करता है या दिशा देता है। बिना काव्य हेतु के कोई भी रचना साहित्यिक काव्य नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे हमारा काव्य हेतु वाला प्रश्न है, इसका आंसर होता है समाप्त। आइए जानते हैं इसके अथवा जो अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है रस के अंग लिखिए, और ये तो भाई पहली दूसरी वालों के लिए था, ठीक है। रस के 4 अंग होते हैं, ये तो तुम्हें पता ही होगा। बाकी दोस्तों मतलब पहली दूसरी नहीं, लेकिन 9वीं 10वीं में तो तुम लोगों ने ये पढ़ा ही होगा। तो आइए इस प्रश्न के उत्तर को अपन जान लेते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में रस को काव्य की आत्मा माना गया है। रस की निष्पत्ति कुछ निश्चित तत्वों के सहयोग से होती है जिन्हें रस के अंग कहा जाता है। ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है कि जो रस की निष्पत्ति है ये कुछ विशेष तत्वों के सहयोग से होती है जिन्हें रस के अंग कहा जाता है। आगे हम रस निष्पत्ति पूरा मतलब रस सिद्धांत है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं इस छोटे से क्वेश्चन के साथ ही आपको रस निष्पत्ति का पूरा सिद्धांत बता दूं, ऐसे नहीं हो सकता, पूरा डिस्कस किया जाएगा। भरत मुनि के अनुसार रस के मुख्य 4 अंग होते हैं। विभाव क्या कहलाते हैं, आइए जानते हैं। वे कारण या परिस्थितियां जो भाव को उत्पन्न करती हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। इसके बाद अनुभाव यानी कि भावों की बाह्य अभिव्यक्ति, जैसे हाव भाव, नेत्रों की चेष्टा, वाणी आदि। इसके बाद होते हैं संचारी भाव, इनको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। वे अस्थायी भाव जो स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं, जैसे लज्जा, हर्ष, ग्लानि, ये स्थायी भावों को क्या करते हैं, पुष्ट करते हैं, इन्हें संचारी भाव कहते हैं। और चौथा है स्थायी भाव। स्थायी भाव वह प्रधान भाव है जो रस का मूल आधार होता है, जैसे श्रृंगार का स्थायी भाव रति है। इन चारों के समन्वय से रस की पूर्ण अनुभूति होती है। तो हमारा अब यहाँ पे प्रश्न का आंसर होता है समाप्त। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न है काव्य गुण क्या है। तो दोस्तों इसके आंसर में हम लिखेंगे काव्य गुण वे तत्व हैं जो काव्य को सरस, प्रभावशाली, सरस मतलब रस के साथ, प्रभावशाली और सौंदर्यपूर्ण बनाते हैं।
गुण काव्य की आत्मा नहीं है बल्कि रस की सिद्धि में सहायक तत्व है। आचार्य वामन ने कहा है रीति आत्मा, ठीक है, रीतिरात्मा काव्यस्य, और गुण रीति के अनिवार्य घटक हैं। मुख्यतः 3 काव्य गुण माने गए हैं। कौन कौन से काव्य गुण हैं? देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, एक है ओज गुण, दूसरा है माधुर्य और तीसरा है प्रसाद। ओज गुण यह वीर्य, जो वीर है, रौद्र है और भयानक रस है, इसमें प्रमुख होता है ओज गुण। इसमें शक्ति, तेज, उत्साह ये भाव संचरित होते हैं। माधुर्य गुण यह श्रृंगार, करुण और शांत रस में प्रयुक्त होता है, भाषा को कोमल, मधुर और भावपूर्ण बनाता है। प्रसाद गुण है यह काव्य को सरल, स्पष्ट और सहज बनाता है, जिससे अर्थ ग्रहण करने में कठिनाई नहीं होती है। इन गुणों के संतुलित प्रयोग से काव्य है वह प्रभावशाली बनता है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा इस प्रश्न का आंसर होता है समाप्त। जानते हैं इसके अथवा का जो प्रश्न आया था वो आया था वक्रोक्ति के भेद लिखिए, और ये भी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है कि वक्रोक्ति है उसके भेद हमें लिखना है। तो वक्रोक्ति सिद्धांत के अनुसार काव्य की शोभा सीधी अभिव्यक्ति में नहीं बल्कि कलात्मक वक्रता में निहित होती है। इस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कुंतक हैं। वक्रोक्ति के प्रमुख भेद इस प्रकार से हैं। आइए अब वक्रोक्ति के भेद को अपन जान लेते हैं। तो सबसे पहला है वर्ण। वर्ण वक्रता, वर्णों के विशेष विन्यास से उत्पन्न जो सौंदर्य है उसको वर्ण वक्रता कहते हैं। पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता, तो इन सभी स्तरों पर भाषा सामान्य से हटकर सौंदर्यपूर्ण और व्यंजक बनती है। वक्रोक्ति काव्य को साधारण कथन से ऊपर उठाकर कलात्मक बना देती है। तो वक्रोक्ति है वह काव्य को साधारण कथन से ऊपर उठाकर कलात्मक बना देती है, एक कला के रूप में ढाल देती है। यहाँ पे दोस्तों एमए हिंदी साहित्य के सभी सेमेस्टर के लिए मैंने आईएमपी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक मैंने वीडियो बनाया है, जिसमें मैं हिंदी के जो बेसिक प्रश्न रहते हैं उन सभी प्रश्नों के बारे में मैंने, तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो हिंदी के सबसे बेसिक प्रश्न हो सकते हैं, यानी कि ये प्रश्न यदि आप एमए कर रहे हो, बीए कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो इस वीडियो में मैंने हिंदी के सभी बेसिक प्रश्नों को लिया है और ये सभी बेसिक प्रश्न न्यू सिलेबस पर आधारित रहेंगे। और दोस्तों मतलब ये मान लो कि जनरल नॉलेज के लिए एक एमए हिंदी साहित्य के स्टूडेंट से ये जो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं ना, सभी सेमेस्टर के लिए ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो वीडियो है, ठीक है, वस्तुनिष्ठ नहीं है, बाकी ये एक वाक्य मतलब एक वाक्य में मैंने उत्तर बताए हैं। इन प्रश्न इस वीडियो को आप लोगों को जरूर देखना है यदि आप हिंदी सेमेस्टर के एक मतलब हिंदी साहित्य के एक जिज्ञासु विद्यार्थी हो। कभी कभी जीभ है, जवान है, लड़खड़ा जाती है। बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। तो दोस्तों अगला प्रश्न है ध्वनि काव्य के भेद लिखिए। ध्वनि सिद्धांत के अनुसार काव्य की आत्मा व्यंग अर्थ है। क्या है? व्यंग अर्थ है। आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य का प्राण तत्व माना है और ध्वनि विज्ञान के रचयिता भी कौन है? आनंदवर्धन। ठीक है। ध्वनि के मुख्य भेद निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है अभिधा या अमिधा मूला ध्वनि। ठीक है, जहां शब्द का वाच्यार्थ बना रहता है किंतु उससे आगे व्यंग अर्थ प्रकट होता है, उसको कहते हैं अमिधा मूला ध्वनि। यहाँ पे अमिधा ऐसे लिख देना, ठीक है, अमिधा, क्योंकि अमिधा का ज्यादा रहता है, अभिधा नहीं होता है। ठीक है, अमिधा होता है, अमिधा। दूसरा है लक्षणा मूला ध्वनि, जहां वाच्यार्थ त्याग कर लक्ष्यार्थ के माध्यम से व्यंग अर्थ प्रकट होता है। इसके अंतर्गत रस ध्वनि, अलंकार ध्वनि, वस्तु ध्वनि भी मानी जाती है। रस ध्वनि को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है क्योंकि वही काव्य को श्रेष्ठ बनाती है। तो यहाँ पे हमारा इस प्रश्न का आंसर होता है समाप्त। बात करते हैं अथवा के प्रश्न की। अथवा का प्रश्न आया था औचित्य सिद्धांत क्या है। और दोस्तों इस प्रश्न को हम डिटेल में आगे जब हम लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे तो बिल्कुल पूरा डिटेल में औचित्य सिद्धांत को समझ जाएंगे। ठीक है, औचित्य में यहाँ पे सबसे पहले तो औचित्य में औचित्य शब्द का जो अर्थ है वो होता है उचित का भाव। तो औचित्य सिद्धांत का संबंध काव्य में उपयुक्तता और सामंजस्य, ठीक है, सामंजस्य बनाना, उचित का भाव लाना। जैसे तुम सब्जी में नमक डालते हो तो उचित मात्रा में डालते हो, यही औचित्य। तो आचार्य क्षेमेंद्र ने इसे प्रमुखता दी है। उनके अनुसार काव्य में भाव, पात्र, भाषा, रस, अलंकार सबका प्रयोग परिस्थिति के अनुकूल होना चाहिए, उचित रूप में होना चाहिए।
यदि वीर रस के प्रसंग में कोमल भाषा या श्रृंगार रस की भाषा प्रयुक्त हो जाए तो औचित्य क्या है, वह भंग हो जाता है। औचित्य काव्य को संतुलित और स्वाभाविक बनाता है। यही कारण है कि औचित्य को सभी काव्य सिद्धांतों का नियामक कहा गया है। अगला प्रश्न है, लक्षण काव्य परंपरा पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो दोस्तों, लक्षण काव्य परंपरा वह परंपरा है जिसमें काव्य को उसके निश्चित लक्षणों के आधार पर परिभाषित किया गया है। आचार्य भामह, दंडी, मम्मट और विश्वनाथ इनके मतलब इस जो लक्षण काव्य परंपरा है इसके प्रमुख आचार्य हैं। मम्मट के अनुसार शब्दार्थो सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ का सौंदर्यपूर्ण जो संयोजन है वह ही काव्य है। इस परंपरा में रस, अलंकार, गुण और ध्वनि को काव्य के अनिवार्य तत्व माना गया है। यह परंपरा आज भी विश्वविद्यालय मतलब विश्वविख्यात जो विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम है उसकी आधारशिला है। बात करते हैं इसके अथवा की। अथवा प्रश्न था, कवि शिक्षा से क्या अभिप्राय है। कवि शिक्षा से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से कवि भाषा, छंद, अलंकार, रस और शास्त्रीय नियमों का ज्ञान प्राप्त करता है। केवल प्रतिभा ही नहीं बल्कि अभ्यास और अध्ययन भी कवि के लिए आवश्यक तत्व माने गए हैं। आचार्य मम्मट के अनुसार प्रतिभा जन्मजात होती है किंतु शिक्षा से उसका परिष्कार होता है। कवि शिक्षा काव्य को दोष रहित, प्रभावशाली और शास्त्र सम्मत बनाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणवादी आलोचना से क्या अभिप्राय है। और इस प्रश्न को भी हम आगे पूरा डिटेल में समझेंगे। मनोविश्लेषणवादी आलोचना साहित्य की व्याख्या मानव मन, अवचेतन और दबी हुई इच्छाओं के आधार पर करती है। इसका मूल आधार सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद का जो सिद्धांत है उसी का यह मूल आधार है। इस आलोचना पद्धति में लेखक, पात्र और कृति दोनों के मानसिक संघर्षों का विश्लेषण किया जाता है। हिंदी साहित्य में इसे आधुनिक आलोचना का महत्वपूर्ण आधार माना गया है। तो यहाँ पे दोस्तों, जैसे कि मैं इस वीडियो के मतलब भारतीय में पाश्चात्य काव्यशास्त्र का पूरे विषय का वीडियो लेके आया हूँ, ऐसे ही मैंने प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्यशास्त्र का पूरा वीडियो ले आया था फर्स्ट सेमेस्टर का। और इसमें एक ही वीडियो में मैंने इस पूरे विषय को कंप्लीट करवा दिया है। 4 घंटे की ये क्लास थी, तो आप लोग इसे देख सकते हैं, ठीक है। और सर्च करना है यार, तुम्हारा भाई बहुत टॉप लेवल की क्वालिटी और कंटेंट प्रोवाइड कराता है। इसके अथवा में जो प्रश्न था वो था, तुलनात्मक आलोचना क्या है। तो दोस्तों, जो तुलनात्मक आलोचना है वह 2 या 2 से अधिक साहित्यिक कृतियों, भाषाओं या साहित्य परंपराओं की तुलनात्मक अध्ययन है, उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। इसका उद्देश्य श्रेष्ठता नहीं बल्कि समानता, भिन्नता को समझना है, ठीक है। यह आलोचना दृष्टि से साहित्य को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखने में सहायक होती है। तो ये होती है हमारी तुलनात्मक आलोचना। और यहाँ पर हमारे सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं समाप्त। अब हम बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की। और ये मैं इकाई बार आपकी मतलब पहली इकाई की, फिर दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, चौथी इकाई, 5वीं इकाई, इस प्रकार से 5वीं इकाई की बिल्कुल जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनते हैं ना आईएमपी वाले, उन सभी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। और दोस्तों, यहाँ पे अब मैं आप लोगों को एक प्रकार से ये भी बता दूं कि यहाँ पे अपन काव्य हेतु, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, इन सभी के बारे में तो अपन जानेंगे। साथ ही हम रीति सिद्धांत, ठीक है, वक्रोक्ति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत और हमारा हिंदी कवि काव्य लक्षण, काव्य परंपरा और हिंदी आलोचना, इन सभी और मनोविश्लेषणवादी, इन सभी को अपन जानने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। यदि आप जिज्ञासु विद्यार्थी हैं तो आपको तो ये वीडियो देखना ही चाहिए।